भाई आप लोगों की निकल चुकी है भाई लॉटरी। और एक के बाद एक अब फिजिक्स के बाद एस्ट्रोनॉमर्स के इंटरव्यूज जो है वो आते जा रहे हैं, और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजम। डॉक्टर नाजम जो है वो मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमी भी करते हैं। अब कैसे ये चीजें जो है वो एडअप होती हैं उसके बारे में जानेंगे, और प्लस आज ये भी जानेंगे कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो बीटेक कर चुके हैं या कुछ ऐसे काम कर चुके हैं जो मतलब कि एस्ट्रोनॉमी से ऐसा लगता है कि बहुत दूर चले गए, तो वो लोग कैसे एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, और अब के एस्ट्रोनॉमी का क्या हाल चल रहा है इंडिया में, कमर्शियल तौर पर भी क्या हाल चल रहा है, सबके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नाजम का। और नाजम सर कैसे हैं आप, और क्या चल रहा है? शुक्रिया बहुत बहुत जो आप मुझे बुलाए हैं आज गुफ्तगू के लिए। इट्स अ प्लेजर टू आप, इससे पहले भी आपसे बात हुई है फ़ोन पर और बहुत अच्छा लगा। अ, तो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स की बात जब आती है, मैं शुरू करूँगा मैं इसमें किस तरह से आया हूँ, मेरी जर्नी, जी ताकि उसके बाद फिर हम उसको बिल्ड करेंगे। राइट, तो जी बेसिकली मुझे 8 नाइन्थ स्टैंडर्ड तक रियलाइज़ किया था कि मुझे शौक़ है मैथमेटिक्स, फिज़िक्स का। और एस्ट्रोनॉमी तो हर एक को ये इम्प्रेस करती है। जब हम रात में छत पर सोते थे तो तारों को देखते थे, और वो हमेशा फैसिनेट सभी को करते हैं। मैं समझता हूँ हर बच्चा अलग-अलग स्टेज जब गुज़रता है, तो एक पीरियड होता है जब उसको पत्थरों में शौक़ होता है, और फिर तारों में। ये दो हैं जो हर एक को कभी ना कभी फैसिनेट करते हैं, और अगर हमको करेक्ट एनवायरनमेंट मिल गया तो हम उसमें आगे बढ़ते हैं, या वो पीछे रह जाते हैं। तो मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी का शौक़ था, और ऑब्वियसली एक वो ज़माने में प्रोग्राम आया करता था जो कई लोगों को इन्फ्लुएंस किया है। कार्ल सेगन का कॉस्मॉस एक टेली सीरियल था। और जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, तो हम हमारे नेबर्स के पास जाया करते थे संडे को, और कार्ल सेगन का कॉस्मॉस देखा करते थे। तो उससे पहले एक 5 मिनट प्रोफेसर नारलिकर, जो आयु का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स सेट किए हैं पूना में, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है और एपिसोड के बारे में, और फिर वो होता कार्ल सेगन का ये कॉस्मॉस दिखाया जाता है। और ये बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही अच्छा टेली सीरियल है, 13 एपिसोड्स का। और मैं एनकरेज करूँगा स्टूडेंट्स को और किसी को भी जो भी इंटरेस्ट लेता है कि ये ज़रूर देखें। और इसकी किताब भी है, और किताब के साथ टेली सीरियल सीरियल बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है, और ये कई लोगों को एस्ट्रोनॉमी में मोटिवेट किया है। तो जब मुझे ऐसा ख्याल आया एक स्टेज पर कि मैं अगर मैथमेटिक्स कर लूँ तो मैं फिर फिज़िक्स या कुछ और कर सकता हूँ। कुछ कोई वजह से मेरे दिमाग में आ गया कि मैथमेटिक्स इज़ द बेसिक ब्लूप्रिंट, बेसिक लैंग्वेज फॉर साइंस, और वो बहुत अहम है। अगर हम मैथ्स कर लेंगे बराबर से तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स अलग-अलग वक़्त में कर सकेंगे। तो फिर जब मैं 12th कंप्लीट किया तो डिग्री में मैं मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में बीएससी किया, और फिर एमएससी मैथमेटिक्स में। और एस्ट्रोनॉमी का शौक़ तो हमेशा रहा है, तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमी क्लब बनाए थे हम यूनिवर्सिटी में। एक ग्राइंड किए थे टेलीस्कोप 5 इंच का, उसके मिरर को ग्राइंड कर कर बनाए थे। और हेलीज कॉमेट के लिए सीएसएआर हर यूनिवर्सिटी को एक 2 इंच 3 इंच के टेलीस्कोप दिए थे, तो वो हम देखे थे कि कहीं पड़ा हुआ था यूनिवर्सिटी में, इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो ये हमारा क्लब ले लिया और हम करने लगे। और ये एस्ट्रोनॉमी क्लब की एक्टिविटी हम
कॉन्स्टेंटली रखे हैं, क्योंकि कभी हम प्रोफेसर्स को बुलाते थे। हैदराबाद में डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था, और वहाँ बहुत ही काबिल, बहुत ही अच्छे एस्ट्रोनॉमर्स गुजरे हैं, जैसा प्रोफेसर अभ्यंकर, प्रोफेसर अलादीन। ये बहुत ही इंटरनेशनली रिस्पेक्टेड और रिकग्नाइज लोग हैं, और हम इनको बुलाया करते, बिरला साइंस सेंटर से बुलाया करते, और वहाँ पर भी जो लेक्चर्स होते वहाँ जाते। और ये बात ज़रूरी है कि अगर कोई क्लब या कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उसको रेगुलरिटी के साथ करना ज़रूरी है। तो हमारा फिक्स था महीने में 2 बार कम से कम मिलते। एक नाइट शो होता था वो टेलीस्कोप के साथ, और एक कोई लेक्चर सीरीज़। तो अगर कोई प्रोफेसर, कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलता, तो हम में से, हमारे ग्रुप में से कोई पढ़ते प्लैनेट फॉर्मेशन पर, या जुपिटर पर, या सूरज स्टार के ऊपर, और फिर लेक्चर्स देते। तो ये कंटिन्यूड एक्टिविटी रखते थे। सर अभी और अभी के टाइम पे, सॉरी इंटरप्टिंग यू, जी, अभी के समय पे तो इंटरनेट पे सारी जो है जानकारी मिल जाती है, और जो भी टाइप करें आप, चाहे अगर आपको प्लैनेट्स के बारे में जानना है, प्लैनेट्स के बारे में जान सकते हैं, या मल्टी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन जानना है, वहाँ जा सकते हैं। मतलब जो थियोरेटिकली पॉसिबल चीजें हैं, और जो मतलब प्रूव चीजें हैं, उन पर भी बात कर सकते हैं, और जो अभी हाइपोथेटिकल चीजें हैं उन पे भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो आपके समय पे इंफॉर्मेशन को गैदर करना कैसा रहता था? किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे आप? जी, बिल्कुल सही बताया। आजकल जो इंटरनेट रेवोल्यूशन आया है, ये तो बिल्कुल ही दुनिया को खोल दिया है। हर चीज़ आपको एक क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है, और इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हम एक ज़िंदगी में एक इंसान पूरा पढ़ भी नहीं सकता। तो अब आजकल का जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, आप देखना चाहिए कहाँ से रिलायबल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए, राइट? और उसको फॉलो करना चाहिए स्पेसिफाई करते हुए, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन है कि आप गलत साइट पे चलेंगे तो कुछ गलत चीज़ भी मिल सकती है। जब हम बच्चे थे या यूनिवर्सिटी में थे, इंटरनेट था नहीं, तो हमको लाइब्रेरीज इस्तेमाल करना पड़ती थी, और बुक्स ही एक ज़रिया थे, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। जैसा मेरे वालिद साहब, माय फादर वाज इन सर्विस, और वो अलग-अलग जगह पर उनका ट्रांसफ़र होता। तो गाँव में रहते थे, लेकिन उनकी लाइब्रेरी कहीं न कहीं मिल जाती थी। आदिलाबाद में एक अच्छी लाइब्रेरी थी। फिर जगत्याल गाँव में भी एक लाइब्रेरी थी, और वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन और था ही नहीं। टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। तो बस ये किताबों से हम इन्फॉर्मेशन जमा करते थे। और जब आगे बढ़े, जब हम बेसिकली एमएससी, पीएचडी कर रहे थे, और पीएचडी के बाद भी पोस्ट डॉक्टरल वर्क में, जब हमको इंफॉर्मेशन के लिए जब भी छुट्टी होती, तो इंस्टीट्यूट्स आते, जैसा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर, या आयु का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स, वहाँ जाते। 5 दिन, 10 दिन, जो भी मौका मिलता वहाँ जाते, और एब्स्ट्रैक्ट्स, जर्नल्स में एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ते, और एब्स्ट्रैक्ट इंटरेस्टिंग लगा तो उसको ज़ेरॉक्स कर कर रख लेते। और इस तरह से जब हम जाकर आते थे तो एक बंडल होता था आर्टिकल्स का, और फिर बैठकर उसमें छाँटते और देखते कि क्या हमारे काम का है, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है। तो यही एक लाइब्रेरीज़ थे। और आजकल तो बहुत आसान हो गया, जैसा आप बता रहे हैं, रोज़ सुबह आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में क्या काम हो रहा है। आर्काइव्स हैं, रीसेंट, आज के, 1 हफ्ते के, 1 महीने के आप कलेक्ट कर सकते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़कर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन-सा आपको पेपर पढ़ना है। और अगर वो पेपर अवेलेबल नहीं है हमारे लाइब्रेरी में या हमारे यूनिवर्सिटी के इंटरनेट के थ्रू, तो हम
एक रिक्वेस्ट भेजते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स को या हमारे लाइब्रेरियन को बोलते हैं, और वो फिर मंगा देते हैं। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है इंफॉर्मेशन का, और पहले ये था नहीं। तो हमको लाइब्रेरीज जाना पड़ता और उसी से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता था। तो सर जी ये तो मतलब एक आपका पूरी जर्नी आपने एक बार बता दिया, क्योंकि किस तरह से आपका एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट था। और ये जो आपने चीज लास्ट में बताई ना कि अ, किस तरह से आप रिसर्च पेपर्स को कलेक्ट कर करके देन उसके बाद बंडल लेकर आते थे और फिर उसमें वो करते थे। तो आज के टाइम पे मतलब हम कलेक्शन तो बहुत कर लेते हैं, बट उसको पढ़ने के लिए जो होता है वो चाहिए कि एक पीसफुल माइंड के तौर पे एक समय वो चाहिए। तो जी उसी पे ही आऊंगा सर कि एक जो डिफरेंस है आपके समय में जब आपने ये सब चीजें पढ़ी थी और ये सारी इंफॉर्मेशन थी, तो आज के समय पे इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, बट इंफॉर्मेशन को रिकलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन को गैदर करके उसको पढ़ना, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ आ जाती है। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या आपको लगता है कि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो डिसाइड ही नहीं हो पाता कि स्टार्ट कहाँ से करें? जी बिल्कुल सही बताया आप कि इंफॉर्मेशन इतनी है कि हम इंफॉर्मेशन में डूब जा रहे हैं। इसीलिए मैं हमारे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि कोई एक बुक ले लें, और जब आर्टिकल कोई पढ़ते हैं तो उसका एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना चाहिए। जो जो आप समझते हैं जो पेपर आपके काम का है, वो किताब में एब्स्ट्रैक्ट सारा का सारा लिखकर आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखते जाना चाहिए। और हर एरिया की, जैसा मैं काम करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, या तो गैलेक्सी डायनेमिक्स पर, या काम करता हूँ स्टार क्लस्टर्स के जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास सेग्रीगेशन जो बोलते हैं वो, या मैथमेटिक्स में मैं काम करता हूँ, एक एरिया है जिसको बोलते हैं क्लिफर्ड अलजेब्रास, राइट। तो हर एक की एक, जब एक स्पेसिफिक टॉपिक लेकर हम काम कर रहे हैं, कि समझिए हम एक स्टूडेंट के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पर दो गैलेक्सीज जब एक दूसरे से टकराते हैं या मर्ज करते हैं, तो उनके डिस्क में जो गैस है उसका क्या होता है और किस तरह से डिस्क चेंज होता है, तो उसकी एक अलग ही किताब रखना चाहिए और पूरे रेलेवेंट आर्टिकल्स उसमें लिखना चाहिए। और तो एब्स्ट्रैक्ट्स इम्पॉर्टेंट तो हैं उसी बुक में, और हर आर्टिकल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे, तो जब आपको फाइनली अपना थीसिस कंपाइल करना पड़ता है रिजल्ट्स, और आपको याद आता है कि अरे हाँ भाई, हेगी का हम एक पेपर पढ़े थे जिसमें कुछ था, तो आप वो किताब ले लेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि हेगी का जो आर्टिकल है और उसके पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को बराबर से रखना ज़रूरी है। और ये ऑब्वियसली हमारे टीचर्स ने हमको सिखाया, वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरे हैं। और पहले इस किस्म के, अगर यहाँ पर है कार्ड्स तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। छोटे से कार्ड्स होते थे जिसमें सिनॉप्सिस लिख लेते थे, यहाँ पर है नहीं। तो अब तरीक़ा बदल रहा है, आजकल सॉफ्टवेयर है, मेंडेले बोलकर एक सॉफ्टवेयर है, ये जिसमें आप विंडोज़ में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके सेल फ़ोन में भी कर सकते हैं, और वो मेंडेले के थ्रू आप आर्टिकल्स जो आप पढ़ रहे हैं, जो इंटरेस्ट हैं, आपके कंप्यूटर में रख रख सकते हैं, जो आपके फ़ोन पे भी सिंक होते जाता है। और जो पेपर्स फ्रीली अवेलेबल हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं, नहीं तो उसके बेसिक एब्स्ट्रैक्ट्स और पॉइंट्स बनाकर, तो एक पूरा एक अलग फ़ोल्डर्स में, अलग उसमें आप जमा कर कर रख सकते हैं, और उस तरह से उसको यूज़ करना पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया कि एक और चीज़ जो ये स्कूल के ज़माने से और अर्ली कॉलेज के ज़माने में जो इन्फ्लुएंस काफ़ी किया है,
वो है साइंस फिक्शन बुक्स। तो आइजैक एसिमोव के, जूल्स वर्न के, ये अलग अलग साइंस फिक्शन के बुक्स पढ़ा करते थे। तो वो कई चीज़ें तो आप देखते हैं कि वो सही हो रहे हैं, जो एसिमोव जो प्रेडिक्ट किया था लॉज ऑफ रोबोटिक्स, और रोबोटिक्स किस तरह जाएगा, या तो अब आजकल जैसा आप बता रहे हैं इंटरनेट पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो हैं उसके बारे में भी, और जो हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं वो भी एनिमेशन के साथ सबके साथ थे। पहले इंटरनेट था नहीं, तो ये सब चीज़ें पहले भी हमारे साइंटिस्ट और लोग सोचे थे, लेकिन वो किताबों में बंद थे, तो आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना पड़ता। जस्ट सर साइंस फिक्शन की बातें अभी निकल के आई हैं, और साइंस फिक्शन के बारे में थोड़ी बातें और करना चाहूंगा। आपके जो साइंस फिक्शन की कलेक्शन, साइंस फिक्शन आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसमें, और जो भी राइटर्स आपने जो अब तक देखे हैं, नावलिकर सर भी साइंस फिक्शन लिखा करते थे, तो साइंस फिक्शन को आप किस तरह से देखते हैं कि अभी के टाइम पे, क्योंकि बहुत कम लोग साइंस फिक्शन को पढ़ते हैं, मूवीज बनती हैं, चीजें बनती हैं, सीरीज बनती हैं काफी सारी। अभी मैंने भी एक JL50 करके जो एक सीरीज आई थी, इंडियन साईफाई सीरीज, उनके डायरेक्टर जो थे और डायरेक्टर राइटर, उनका इंटरव्यू किया था। बट ये है कि वो सीरीज है, वो चीज है, बट जो रिटर्न जो थ्योरीज होती हैं या फिर साइंस फिक्शन स्टोरीज होती हैं, उन पर आपके क्या विचार हैं कि वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं फॉर अ, लाइक, किसी को इंट्रीग करने के लिए साइंस में, किसी का जो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए साइंस जी। नहीं, मैं वही इसीलिए मैं बात को लाया हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है। साइंस फिक्शन रियली आपको आपका दिमाग खोलती है, और अच्छा साइंस फिक्शन पढ़ना बहुत मदद करता है। और जनरल बुक्स भी जो आजकल मिल रहे हैं, आजकल क्या पहले भी थे, पहले गामों के 1 2 3 इन्फिनिटी या प्लेइंग विद इन्फिनिटी। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे स्कूल का जो करिकुलम है वो तो एग्ज़ाम बेस्ड और सिलेबस बेस्ड होता है, जो ज़्यादातर लोगों को इंस्पायर नहीं करता है टू गेट इनटू साइंस और एनी फील्ड। तो जब अगर आप इसी चीज़ को, जो ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है या यूनिवर्सिटी और उसमें सिलेबस है वो बेकार है, बहुत अहम है। क्योंकि हम जब बाद में देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें हम स्कूल में जो सीखे हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं। फाइनली उसी के बुनियाद, उसी के बेसिस पर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और वो फिनोमेना समझ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जो हम स्कूल में सीखते हैं, लेकिन जो तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो नॉन मोटिवेटिंग है और इंसिपिड तरीके से होता है। तो अगर आप यही जनरल किताबों से अगर पढ़ेंगे, तो सेम चीज़ को जब वो अलग नज़रिए से, अलग तरीके से जब बताते हैं, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। और बहुत ज़रूरी है कि कम से कम मेरे उसमें साइंस फिक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू टेक अप अ कैरियर इन साइंस, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें दिमाग में आते हैं जो आप अपने आप से सोचते नहीं हैं कि टाइम ट्रैवल किस तरह पॉसिबल है, या हम यहाँ से गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जाने वाले हैं, तो आपको 28,000 लाइट ईयर्स लग जाएंगे ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो हम अगर हमारी स्पीड आजकल तो बहुत ही कम है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, का मतलब हम कभी पहुंचेंगे नहीं। लेकिन जब साइंस फिक्शन में आप देखते हैं कि एक टाइम डायलेशन की बात करते हैं, बताते हैं कि एक स्पेस क्राफ्ट है और ये लोग जा रहे हैं और दे आर रीचिंग द स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट, और फिर वो जस्टिफाई करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट अटेन करते हुए टाइम डायलेशन हो रहा है, तो आपके 2 दिन सही माने में इतने साल हो गए चुके हैं, 20 साल गुजर चुके हैं वो, राइट। तो ये चीज़ें
साइंस की थ्योरीज में भी है, और अगर हम डायरेक्टली वो पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा इनिशियल प्रिपरेशन होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहे हैं रिलेटिविटी में उसमें। लेकिन साइंस फिक्शन एक इंटरेस्टिंग और इनफॉर्मल वे में वो कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो फिर आपको एक ऑब्सेशन बन जाता है कि मैं इसको समझूंगा कि ये है क्या, और टेलीपोर्टेशन क्या है, ये क्या है, राइट। तो साइंस फिक्शन, या जैसे जूल्स वर्न के 20,000 लीग्स अंडर द सी, तो जब वो बताता है कि समुद्र के अंदर भी किस किस्म का पूरा इकोसिस्टम है और किस तरह वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर सकता है कि मैं मरीन बायोलॉजिस्ट बनूंगा, या एस्ट्रोनॉट बनूंगा, या जो भी है। ठीक है, तो ये साइंस फिक्शन का बहुत रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, और मेरे ख्याल से कईयों को इन्फ्लुएंस किया है साइंस फिक्शन। और मैं इनकरेज करूँगा इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को कि साइंस फिक्शन या जनरल बुक्स, साइंस के ऊपर, मैथ्स के ऊपर जो जनरल बुक्स लिखे जाते हैं वो पढ़ना ज़रूरी है टेक्स्ट बुक्स के अलावा। जी जी जी। काफी बच्चों ने ऐसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जरूर पढ़ी। जिन जिन लोगों ने पढ़ी है वो कमेंट में मुझे बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था भाई। और भी जो भी किताबें तुम लोगों ने पढ़ी हैं, अभी मैं सर से भी पूछूंगा कौन कौन सी किताबें सर रेकमेंड करते हैं, तो वो हम लोग बाद में पूछेंगे। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी किताबें तुम लोगों ने पढ़ रखी हैं। तब तक के लिए सर बढ़ते हैं कि आपका जो रिसर्च का पार्ट है वो सेलेस्टियल, वो पूरा एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स से मिलकर बना हुआ है। और सर सेलेस्टियल मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है जो मतलब एक फैसिनेटिंग सा टॉपिक लगता है कि सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और सेलेस्टियल बॉडी की जो पूरी मैकेनिक्स है, कैसे वो मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें। तो ये टॉपिक आप कैसे स्टडी करते हैं, और क्या टूल्स एंड क्या चीजें होती हैं आपके पास? क्या पूरा थियोरेटिकल रहता है या फिर इसमें आप काफी सारे जो है मतलब डेटा को इकट्ठा करके उसको एनालाइज करते हैं? या तो सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो है वो मैकेनिक्स मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, सूरज और उसके गिर्द घूमते हुए 8 प्लैनेट्स और सैकड़ों एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, और इस तरह से माइनर बॉडीज, माइनर प्लैनेट्स बहुत से हैं। तो ये हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स को इंट्रिग किया था, जब जब वो देखते थे कि तारे हमेशा एक रेगुलरिटी के साथ निकलते हैं, हमेशा वो ईस्ट में ही निकलते हैं और वेस्ट में ही डूबते हैं, और उनके निकलने और डूबने में और उनके जो पैटर्न्स, वो एक ही पैटर्न, जैसा ओरायन कॉन्स्टलेशन है या प्लीडीज है, उस वो पूरा जमघुट जो है स्टार्स का जो कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, वो साथ ही उगते हैं और डूबते हैं। सिर्फ इतना फर्क होता है कि एक तारा हर दिन 4 मिनट जल्दी निकलता है, जो अगर आज 8 बजे अगर उभर रहा है वो, तो कल वो 7:56 को निकलेगा, 4 मिनट्स। एंड फिर उसके अगले दिन 4 मिनट का फर्क होता है। और साल भर में आप 4 मिनट 4 मिनट ऐड कर लीजिए, 1 साल के बाद फिर वो एग्जैक्टली वो दिन को वही टाइम पे 8 बजे निकलेगा। तो ये कॉन्स्टलेशंस में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखा करते थे जो इनके रेगुलरिटी के साथ नहीं मूव करते थे, और तो वो कभी वो कॉन्स्टलेशन में आगे जाते थे, फिर रेट्रोग्रेड मोशन होता था, फिर बढ़ते थे। तो ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो थे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, इनको वॉन्डरर्स या प्लैनेट्स का नाम दिया गया। और ये कई साल तो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये आखिर हो क्या रहा है, और इसको पहले तो मेटिकुलसली ऑब्जर्वेशंस के थ्रू समझने की कोशिश की है, और फिर थ्योरेटिकली उसको बताने की कोशिश की है, और उसी से हम रियलाइज़ किए कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सूरज बीच में है। पहले तो जियोसेंट्रिक थ्योरी से लोग समझते थे कि
पूरे संसार कायनात पूरे यूनिवर्स के बीचा बीच हमारी धरती ज़मीन है और हर चीज़ हमारे गिर्द घूम रही है। लेकिन जियोसेंट्रिक थ्योरीज थे और बड़े बड़े फिलोसोफर्स एरिस्टोटल हो और बड़े मैथमेटिशियंस टॉलमी, ये सब मैथमेटिकल मॉडल्स फिजिकल मॉडल्स बनाए थे जो जियोसेंट्रिक थ्योरी को एक्सप्लेन करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरा और कुछ लोग थे जो उससे इत्तेफाक रखते थे और फिर कॉपरनिकस ने बताया कि नहीं, सूरज बीच में है सिस्टम के और ये सब इस तरह घूम रहे हैं और इसके थ्रू वो रेट्रोग्रेड मोशन को समझने लगे। वीनस क्यों रेट्रोग्रेड, कभी क्यों एक स्काई में आगे बढ़ते हुए फिर वापस जाता है और फिर आगे बढ़ता है, तो ये सब रेट्रोग्रेड मोशन, राइट। तो जब लोग समझ गए कि सूरज बीच या बीच है और हम ये प्लैनेट्स मर्क्यूरी वीनस अर्थ इस तरह से घूम रहे हैं और अर्थ के तरफ मून है, उसी तरह जुपिटर के तरफ कई मून्स हैं, सैटर्न के तरफ मून्स हैं। तो सवाल ये पैदा हुआ कि ये क्यों इस तरह से मूव कर रहे हैं, क्यों गोल घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि ये लोग क्या एक दिन एक दूसरे से टकरा जाएंगे या एक दूसरे से बिखर जाएंगे, क्योंकि अगर उसमें से कुछ एक चीज़ जो भी होगी तो ये हमारे ज़िंदगी का ख़त्म, इट कैन क्रिएट अ प्रॉपर हमारी लाइवली ज़िंदगी के उस पर निर्भर है। तो अगर समझिए ज़मीन घूमते हुए सूरज के करीब जाने लगी तो गर्मी बढ़ जाएगी और पानी पूरा उबल जाएगा और नहीं जी पाएंगे, या अगर उसी तरह से स्पाइरल आउट करेगी तो ठंडे रीजन में जाएगी और फिर वहाँ जीने के कंडीशंस नहीं होंगे, राइट। तो ये सवाल ये था कि ये क्यों हो रहा है और ये ऐसा ही चलता रहेगा या नहीं। तो इसी को समझाने, इसी को समझने के लिए न्यूटन ने ये लॉज ऑफ मैकेनिक्स, जो 3 लॉज ऑफ मोशन है, वो बेसिकली प्लैनेटरी मोशन समझाने के लिए वो डिराइव किया, राइट। तो एम्पिरिकली वो लॉज आए हैं। तो पहले तो डेटा था और केपलर के लॉ, गैलीलियो का काम, राइट। तो न्यूटन ही नहीं, उससे पहले भी कई लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, लेकिन ये पूरे काम का कंसोलिडेशन जो था वो न्यूटन एक मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म में दिया। और ये समझाने के लिए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मोशन के लिए उसको एक नई मैथमेटिकल ज़बान को फॉर्मलाइज डेवलप करना पड़ी, जो हम आज कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो कैलकुलस का जो इजाद हुआ है, जो इन्वेंशन हुआ या फॉर्मलाइज किया है, इसका क्रेडिट 2 लोगों को दिया जाता है। एक है न्यूटन, दूसरा है लाइबनिट्स। तो वो दोनों एक ही पीरियड में रहते थे और दोनों का इंटरेक्शन भी हुआ था इस टॉपिक पर। लाइबनिट्स एब्सोल्युटली मैथमेटिकल तरीके से उसको डेवलप कर रहा था और न्यूटन फिजिक्स के तरफ से एस्ट्रोनॉमी टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट्स। तो ये सेलेस्टियल मैकेनिक्स के खातिर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाँ, कैलकुलस का जो इजाद हुआ है। अब बात और है कि कैलकुलस कई कल्चर्स में अलग अलग टाइम पर इवॉल्व हुई है। तो इंडिया में भी एक केरला का एक स्कूल था जहाँ पर कैलकुलस 150 साल पहले बिफोर न्यूटन वो लोग भी एक किस्म की कैलकुलस किया करते थे जो काफ़ी सिमिलर थी जो न्यूटन और लाइबनिट्स ने कहा था। सिर्फ कैलकुलस ही नहीं, ये प्लानिटरी सिस्टम्स को समझने के लिए अगर आप देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर मैं ये प्लानिटरी सिस्टम के इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखूं जिसमें एक सूरज है और 8 प्लैनेट्स, अभी 8 ही सोचेंगे, एस्टेरॉइड्स कॉमेट्स की बात छोड़िए, तो मैं इनके इक्वेशंस ऑफ मोशन तो लिख सकता हूं, लेकिन इसको मैं एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप जानकर हैरत होंगे कि अगर मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक सूरज और एक प्लैनेट,
और इनके मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखूं, तो ये सिस्टम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन इसमें अगर तीसरी बॉडी आ गई, 3 बॉडीज प्रॉब्लम, जिसमें समझिए सूरज, जमीन और चांद, 3, या सूरज, जुपिटर एंड सैटर्न, कोई 3 ऑब्जेक्ट्स अगर आप लेंगे, तो यू कैन नॉट फाइंड अ जनरल सोल्यूशन। आप, ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये 1800s में पोआंकारे एंड ब्रुन्स बताए थे कि for n body system, if n is 3 or greater than 3, you cannot find general solutions. लेकिन ये वो भी बताए थे कि there are many particular solutions. तो यही सोलार सिस्टम स्टेबिलिटी और डायनेमिक्स के लिए समझने के लिए बहुत सारी अच्छी मैथमेटिक्स डेवलप हुई है। कैलकुलस की तो बात कर चुका हूँ मैं। फिर एक और एरिया है जिसको बोलते हैं पर्टर्बेशन मेथड्स। एक है स्टेबिलिटी, राइट। तो पर्टर्बेशन मेथड्स का टेक्निक ये था कि ठीक है, हम 2 बॉडी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सूरज और जमीन है, और तीसरा बॉडी जो है चांद, वो किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है, या हम चांद, अर्थ के तरफ चांद घूम रहा है, इसको 2 बॉडी सिस्टम के जैसा ट्रीट करेंगे। और सूरज के पर्टर्बेशन, जो डिस्टर्बेंस आ रहा है, उससे ये इसके सोल्यूशंस को कैसा इफेक्ट होता है। और ये राइट, तो एक पर्टर्बेशन मेथड सारा डेवलप हुआ बेसिकली यही सोलर सिस्टम डायनेमिक स्टडी करने के लिए। फिर अगर आप कोई सोल्यूशन मालूम भी कर लें कि ये 2 बॉडी सिस्टम या 3 बॉडी सिस्टम में ये सोल्यूशन है, इस तरह से ये घूमेंगे, तो सवाल ये होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करूं, तो वो फिर भी उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे या वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी थ्योरी ये भी डेवलप हुई बेसिकली इसी से। और फिर बाद में ये एरियाज जो डेवलप हुए हैं, वो कई अलग अलग एरियाज में अप्लाई होते हैं और इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह से टोपोलॉजी एक और सब्जेक्ट है, वो भी स्टेबिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम के उसमें हुई। और 20th सेंचुरी में कोलमागोरोव आर्नोल्ड मोजर थ्योरी, काम थ्योरी बोलकर है, कियोस थ्योरी है, ये सारे के सारे ये 3 बॉडी सिस्टम को स्टडी करने के लिए डेवलप हुए हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि बड़े से बड़े जो मैथमेटिशियंस जो के नाम आप स्कूल में पढ़े होंगे और जानते होंगे, वो कभी ना कभी ये सोलर सिस्टम डायनेमिक्स, ये 2 बॉडी एन बॉडी सिस्टम पर काम किए हैं। चाहे वो न्यूटन हो, लाग्रांज हो, हैमिल्टन हो, जैकोबी, लापिताल, एल हॉस्पिटल रूल जो हम बोलते हैं ना, लापिताल, जैकोबी, और हेनरी ऑनरी पुआंकारे, कोलमागोरोव, आर्नोल्ड, 20th सेंचुरी तक बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस ये सेलेस्टियल मैकेनिक का जो प्रॉब्लम है उस पर अलग अलग तरीक़ों से काम किए। कुछ लोग ज्योमेट्रिक मेथड्स इस्तेमाल किए, कुछ लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, ज़्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस इस्तेमाल करते हैं। मैं अपने काम में ज़्यादातर क्योंकि वो बेसिक वर्क हॉर्स है, जहाँ पर इक्वेशंस लिखते हैं और उनके सॉल्यूशंस लिखते हैं, और फिर पर्टर्बेशंस के साथ कोशिश करते हैं समझने के कि किस तरह से ये सॉल्यूशंस डिवेट करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है, जो एन बॉडी प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, वो जब एन 100 बिलियन हो जाता है तो वो गैलेक्सी डायनेमिक्स को अप्लाई होता है। जब वो स्टार क्लस्टर्स, राइट, तो कोई भी सिस्टम जहाँ पर मासेस हैं जो ग्रेविटेशनली कनेक्टेड हैं, उनको आप एक एन बॉडी सिस्टम की तरह ट्रीट करते हैं। और इनको सॉल्व करने के बहुत से अच्छे कंप्यूटर पे भी एल्गोरिथम सिस्टम्स हैं, किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सी खूबसूरत मैथमेटिक्स डेवलप हुई है ये सेलेस्टियल मैकेनिक्स के के प्रॉब्लम्स से जो जुड़ी है। और इनके रेलेवेंस ये भी है
कि आप देखेंगे कि जो सैटेलाइट्स, अब हमारे जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जिसकी वजह से आज हम, आप दिल्ली में हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, और ये लिंक्स के थ्रू, टेलीफोनिक लिंक्स के थ्रू। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उसके डायनेमिक समझ सके, ग्रेविटी को समझ सके हैं, और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऐसे ऑर्बिट्स में रखे हैं जहाँ पर और जो जो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू मॉनिटर, कम्युनिकेट, राइट। राइट, तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे 20th सेंचुरी में भी, 21st सेंचुरी में भी बहुत अहमियत रखते हैं। जी सर, एक सवाल जो है वो काफी ज्यादा परेशान करता है कि रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ तो हमें समझ आता है कि अर्थ रिवॉल्व कैसे कर रही है, वो ग्रेविटी का फिनोमिना हमें समझ आता है कि उसके पास एक मोशन है, इनिशियल मोशन। रोटेशन ऑफ अर्थ क्यों होता है और इसकी वजह क्या है, ये क्या हम अब तक जान पाए हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो इसका जो राज छुपा है वो बेसिकली सोलर सिस्टम किस तरह से बना है, वो अगर हम समझेंगे तो हम ये ऑलरेडी आप कन्विंस हो जाएंगे ये क्यों हो रहा है। तो बेसिकली सोलर सिस्टम हमारा जो है वो एक बड़ा सा एक नेबुला था। हाँ, एक गैस क्लाउड था बहुत बड़ा, और वो सेल्फ ग्रेविटी के अंदर वो कोलैप्स होने लगता है, राइट। तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बड़े बड़े क्लाउड्स हैं इंटरस्टेलर स्पेसेस में, मॉलिक्यूल तो ठंडे होना चाहिए और मैसिव होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है तो वो वहाँ पर स्टार फॉर्मेशन होने लगता है। अच्छा, स्टार, तारे जब बनते हैं और इवॉल्व होते हैं तो ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हीलियम में, फ्यूजन रिएक्शन से। हीलियम को कन्वर्ट करते हैं कार्बन में, मैग्नीशियम में, और उस तरह से पूरे जो आप पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, आयरन तक, लोहे तक, ये सारे के सारे स्टार्स के अंदर बनते हैं। छोटे तारे सिर्फ हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं हीलियम में, और हीलियम ड्वार्फ स्टार्स बनकर रह जाते हैं। अगर ज़रा बड़ा हो तो उसमें प्रेशर और होता है और हीलियम फ्यूज होता है, कार्बन बनता है। और इस तरह से और मैसिव स्टार्स, जैसा अगर हमारा सूरज का जो मास है वो 2 into 10⁻30 किलोग्राम्स है। तो ये एक मामूली सा तारा है, ऑर्डिनरी सा। अगर हमारा एक तारा है जो 8 या 10 गुना बड़ा हो हमारे सूरज से, तो वहाँ पर रिएक्शन इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में होते हुए एक स्टेज पे पहुँचता है जब उसके कोर में आयरन कोर बन जाता है, और उसके बाद से फिर और फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए तारा कोलैप्स होने लगता है और फिर वो फटता है सुपरनोवा की तरह। और जब वो सुपरनोवा की तरह जब फटता है तो हेवियर एलिमेंट, जो आयरन के आगे के जो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल पे आप देखते हैं, वो जब बड़े तारे फटते हैं जब बन क्रिएट होते हैं। तो बेसिकली मैं एक चीज़ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ है ज़्यादातर हाइड्रोजन और थोड़ा सा हीलियम क्रिएट हुआ, और बाकी के जो एलिमेंट्स क्रिएट है वो तारों के एवोल्यूशन, स्टार्स में जब स्टार्स इवॉल्व होते हैं या फटते हैं, जब बाकी के एलिमेंट्स बनते हैं, और कोई तरीका है नहीं। तो तो जब ये क्लाउड तो हमारा तो बेसिकली जब ये फटते हैं तो सिलिकॉन, आयरन, ये सब इंटरस्टेलर मीडियम में वो चला जाता है, और वहाँ पर एक और क्लाउड हो जो कोलैप्स होने लगे, तो उसमें जब तारा बनेगा तो वो तारे के अतराफ प्लैनेट्स भी बन सकते हैं,
क्योंकि ऑलरेडी जब एक तारा फटा और मिट्टी, धूल, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम ये सब उसमें डाल दिया है, तो वो मटेरियल में से प्लैनेट्स बनते हैं, राइट? तो ये बड़े क्लाउड्स होते हैं और वो कोलैप्स होने लगते हैं। तो यूजुअली जो कोलैप्स होता है ग्रेविटेशनल, वो ये एक्सपेक्ट करना है कि बिल्कुल ही परफेक्ट सिमेट्रिकल कोलैप्स हो, तो ये तो थोड़ा सा नामुमकिन है। तो हमेशा से कुछ ना कोई एक एसिमेट्री ना ज़रूरी है। तो जब वो कोलैप्स होने लगता है तो वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करता है, राइट? तो उसका जो राइट, तो वो रोटेट होने लगता है। तो आप जैसे एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है m इंटू आर क्रॉस वी, रेडियस इंटू वेलोसिटी, तो अगर रेडियस छोटा होने लगा तो उसका वेलोसिटी बढ़ने लगता है, राइट? तो जैसा वेलोसिटी बढ़ने लगता है तो एक डिस्क अपीयर होता है। और देखिए ये सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, क्योंकि ये क्लाउड जो था वो रोटेट हो रहा था इस तरह, और कोलैप्स जब होने लगा वो तेज फिरने लगा, और फिर क्या होता है, एक डिस्क क्रिएट होता है, और इसमें स्टिकीनेस की वजह से छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल्स क्रिएट होते हैं, और ये जब बढ़ने लगते हैं तो ग्रेविटेशनली वो और इकट्ठा होने लगते हैं और वो प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो ये जो क्लाउड रोटेट हो रहा है वो डिस्क भी रोटेट होगा, और इसमें जो प्लैनेट्स बन रहे हैं वो भी रोटेट होते हैं और रिवॉल्व होते हैं। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर, ऑलमोस्ट पूरे मैं बताऊंगा कौन से नहीं है, सारे के सारे ऑलमोस्ट एक प्लेन में हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सूरज के ऊपर नॉर्थ पोल से अगर आप देखेंगे, जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, वो देखेंगे कि सारे के सारे प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं और उनका रोटेशन भी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है? तो अगर ये रेवोल्यूशन नहीं होगा, राइट, तो जो जो ऑब्जेक्ट्स जो बन रहे हैं उनकी अगर वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ है तो राइट, तो इसीलिए ये रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट? क्योंकि वो नेबुला जिससे ये बना है ना, वो रोटेट कर रहा था, और उसी का जो रोटेटिंग डिस्क से ये जो बने हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स, तो कोई भी, अगर ये सूरज है और ये प्लैनेट है, तो एक तो ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको खींच रहा है, और दूसरा रोटेशन के वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो अगर ये दोनों बैलेंस हैं, जी एम एम बाय आर और एम वी स्क्वायर बाय आर, अगर ये दोनों सेम हो तो वो ऑब्जेक्ट वो ऑर्बिट में रहेगा। अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो वो एस्केप कर जाता है सोलर, राइट? और अगर वेलोसिटी कम हो तो वो स्पाइरल होकर, तो वो प्लैनेट्स जिसका करेक्ट डिस्टेंस पे करेक्ट मास और वेलोसिटी ये थी, जहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर रहे थे, वो ऑर्बिट में रहे हैं, राइट? और अगर रेवोल्यूशन नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट्स इसका मोशन नहीं था वो सूरज में गिर गए होंगे, राइट? तो ये रेवोल्यूशन ज़रूरी है, नहीं तो वो वहाँ पर रहेगा नहीं। सूरज में अगर कोई प्लैनेट सर आज के टाइम पर गिरता है तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमको देखने को मिल सकते हैं? हाँ, अगर एक तो ये होने वाला है नहीं, क्योंकि सोलर सिस्टम जो 400 साल से, जो सेलेस्टियल मैकेनिक्स की बात हो रही थी, ये 400 साल से लोग 3 बॉडी प्रॉब्लम, n बॉडी प्रॉब्लम, सोलर सिस्टम डायनेमिक्स के बारे में कर रहे हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल स्टेट में हम देख रहे हैं। शुरू का जब स्टेट था हमारा, तो जब बहुत से चीज़ें सूरज में गिरे होंगे, एस्केप कर चुके होंगे, लेकिन ये जो बचे कुचे हैं जो 4.5 बिलियन ईयर्स से घूम रहे हैं,
ये अब स्टेबल ऑर्बिट्स में है, दे आर ऑलमोस्ट स्टेबल। और अगर तो ये कोई प्लैनेट गिरने वाला है नहीं। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स होते रहते हैं, ये तो कॉन्स्टेंटली होते रहता है कि कॉमेट्स आते हैं और कुछ सूरज में जाकर गिर जाते हैं और बस जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर प्लैनेट भी अगर गिरेगा तो वो बस जलकर राख हो जाएगा। हम शायद एक फ्लेयर देखेंगे और उसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि सूरज का मास इतना ज़्यादा है कि सारे प्लैनेट्स का भी अगर आप मास रखेंगे तो 1% है सूरज के मास के वो। तो ये जब गिरेगा तो बिल्कुल बहुत कम इफेक्ट, थोड़ा सा एक्सप्लोजन कुछ देखेंगे आप, फ्लेयर्स देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे सोलर, और उसके बाद से कुछ दिन में वो खत्म हो जाएगा। जी जी जी। तो सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप एक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और मैथमेटिक्स से आप एस्ट्रोनॉमी जो है वो करते हैं मैथमेटिक्स की मदद से। तो एक बार हमें ये प्लीज़ बताइए कि जो लोग अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या मैथमेटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, किस तरह से वो एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं, और आज के समय पे क्या टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमी करना, क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग लगता है लोगों को टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज को देखना, उनको सब पढ़ना। तो एस्ट्रोनॉमी क्या उससे अब काफी कुछ बदल चुका है, और क्या क्या चीजें जो हैं वो एक एस्ट्रोनॉमर्स के पास होनी चाहिए, मतलब कि एस्ट्रोनॉमी करने वाले जो इच्छुक हैं उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो वो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, एक वो जो जनरल पब्लिक हैं जिनको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट। जी। या तो इंटरेस्टिंग सवाल, सॉरी आप हर सवाल करते हैं और मैं बहुत लंबा जवाब देता हूँ, ये बहुत शायद ये। बढ़िया सर, बहुत जी बढ़िया। पता है जी क्यों? क्योंकि लोगों को ये समझने को मौका मिलना चाहिए। मैं वो छोटे छोटे जी जवाबों में, प्रिसाइज वाले में भरोसा रखता नहीं। जी। तो मैं सोच रहा था मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टीचरों की बुरी आदत होती है कि हर सवाल को लंबा चौड़ा करके समझाते हैं। ज्यादा से ज्यादा तो समझ जाए हाँ ताकि। जी। अ, हाँ तो देखिए, वो एस्ट्रोनॉमी, मेरे हिसाब से अगर कोई एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है तो उसको दो चीज़ें सीरियसली करना चाहिए। एक तो है, मैं चूँकि मैथमेटिशियन हूँ, मैं पहले बोलूँगा मैथमेटिक्स अच्छी होना चाहिए और फिज़िक्स। ज़्यादातर लोग जो एस्ट्रोनॉमी में आते हैं वो फिज़िक्स से आते हैं, ठीक है? ज़्यादातर लोग एमएससी फिज़िक्स करते हैं और फिर एस्ट्रोनॉमी में आते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के थ्रू आने वाले भी लोग हैं, क्योंकि बेसिकली कुछ एरियाज ऑफ एस्ट्रोनॉमी है जो बहुत ही मैथमेटिकल है, जिसके लिए आपको ज़रूरी है डिफरेंशियल ज्योमेट्री जाने, टेंसर्स जाने, राइट? जैसा कॉस्मोलॉजी जो है, जो वो एरिया ऑफ एस्ट्रोनॉमी है जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट स्पेस टाइम, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, किस तरह से यूनिवर्स बना है, वो जो 20 साल वो कॉस्मोलॉजी करती है। और इससे जुड़ी हुई जो थ्योरी है, जो फिजिकल मैथमेटिकल मॉडल्स है, वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने जो दिया था वो हाईली मैथमेटिकल है। तो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स के जो प्रोफेसर्स लोग रिलेटिविटी में काम करते हैं, वो टेंसर्स और डिफरेंशियल ज्योमेट्री ये सब उनको बहुत अच्छी आनी पड़ती है, क्योंकि जब हम यूनिवर्स का नेचर बताना चाह रहे हैं, टाइम का, कर्वेचर ऑफ स्पेस, तो व्हाट इज कर्वेचर, ये तो ऑब्वियसली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। और उसके लिए एक पूरा मैथमेटिकल apparatus है जो ना जाना ज़रूरी है, टेंसर्स का जैसा है। तो टेंसर कैलकुलस टेंसर जब तक नहीं जानेंगे तो वो करना मुश्किल नामुमकिन है। उसी तरह से कई और एरियाज हैं, जैसा कि डायनेमिक्स,
जो है डायनेमिकल एस्ट्रोनॉमी, जहाँ पर मोशन को कैलकुलेट करना होता है, जैसा जैसा कि एक स्टार क्लस्टर है और उसमें तारे किस तरह से घूम रहे हैं और किस तरह से वो तारों का जो ग्रुप है, जो क्लस्टर है, वो कभी बिखर जाएगा या नहीं, या राइट, ये पूरा डायनेमिक्स है, राइट। उसके अलावा फिजिक्स, क्योंकि कोई भी फेनोमेना अगर हम बता रहे हैं कि तारे किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कितने साल जिएंगे, किस तरह मरेंगे, राइट, ये इसके लिए आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसीलिए फिजिक्स बहुत अहम है। तो स्टूडेंट्स जो सीरियसली जाना चाह रहे हैं वो एमएससी कोई अच्छी जगह से करेंगे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, तो उसके बाद से आप पीएचडी में आप जा सकते हैं, रिसर्च और सब। हाँ, एस्ट्रोनॉमी का इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एमेच्योर्स हैं, जो आम लोग जो शायद दूसरे प्रोफेशंस में लगे हैं लेकिन एक्टिव इंटरेस्ट रखते हैं एस्ट्रोनॉमी में, वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को के लिए दो तरीके हैं, या तो उनके पास खुद एक कोई टेलीस्कोप और उसका बैक एंड इक्विपमेंट, कैमरास और ये सब ले सकते हैं, और आप स्काई ऑब्जर्वेशंस, राइट। तो एस्ट्रोनॉमी शुरू होती है आसमान के नीचे, तो वो लोगों को आसमान, खुले आसमान में जहाँ डार्क, जहाँ पर लाइट पोल्यूशन ना हो, जो शहर से दूर हो, वहाँ पर अगर जाएंगे तो वो लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफी कर सकते हैं, और वो लोग एस्टेरॉयड हंटिंग या कॉमेट हंटिंग, कई लोग कॉमेट्स डिस्कवर करते हैं, तो अगर वो कंटिन्यूसली स्काईज को जो ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं कि कभी एक अजीब सा एक ऑब्जेक्ट दिखता है जो कल नहीं था, या और अगले दिन देखते हैं कि वो थोड़ा सा मूव हुआ है। ये लोग नोट करते हैं, डिस्कवर करते हैं और फिर इन्फॉर्म करते हैं प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स को कि ये एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, और वो बहुत अहम भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो कोई एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ के पाथ में आने वाला है और टकराने वाला है, तो इट कैन बी अ बिग बिग प्रॉब्लम। तो कई लोग चाहिए जो स्काईज को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, और कई बार होता है कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स उनको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास, तो इसके लिए आपको थोड़ा पैसा या तो इंडिविजुअली खर्च करना पड़ता है, खुद टेलीस्कोप खरीदो और बैक एंड, हाँ, कुछ लाख रुपए, नहीं तो आप एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइज वे से आप इक्विपमेंट जमा कर सकते हैं, और ताकि कोई एक आदमी पर, किसी एक इंडिविजुअल पर खर्चा नहीं। इसके अलावा डेटा अवेलेबल है आजकल इंटरनेट पर, कई स्काई सर्विस हो रहे हैं, तो उसका डेटा इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। तो ये इनके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है और एक कंप्यूटर है, तो आप ये डेटा को डाउनलोड कर कर एनालाइज कर सकते हो, और ये डेटा एनालाइज करने के भी जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है, नेट के ऊपर है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और तो कई कुछ सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक SDSS, स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे का एक बहुत बड़ा सर्वे है, जहाँ पर गैलेक्सीज के इमेजेस को आर्काइव कर कर रखे हैं, और ये कौन कौन, आप रजिस्टर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और डाउनलोड कर सकते हैं, और वो गैलेक्सीज को पहले वो वहाँ पर एक्सरसाइजेज हैं जो ट्रेन करके बताते हैं कि गैलेक्सीज अलग अलग शेप के आते हैं, और स्पाइरल गैलेक्सीज, किस गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं, किस गैलेक्सी को एलिप्टिकल कहते हैं, किसको लेंटिकुलर, किसको इरेगुलर,
तो पहले ट्रेनिंग सेट्स बताते हैं जिससे आप सीख सकते हैं, और उसके बाद से वो आर्काइवल डेटा एक्सेस कर कर आप कैटेगराइज करने लगते हैं। तो ये इतना सारा डेटा है कि लोग चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन हो वर्ल्ड वाइड। और उसी तरह से अगर आप 100 गैलेक्सीज को अगर आप, तो हमारा काम होता है कि उनको बिन कर देना। मैं बोलूँ ये गैलेक्सी स्पाइरल है, ये गैलेक्सी स्पाइरल, ये गैलेक्सी लेंटिकुलर, ये गैलेक्सी, राइट। तो आप अगर 100 गैलेक्सीज अगर आप कर देंगे तो फिर आपका नाम वहाँ पर मेंशन होता है। तो हमारे कभी स्टूडेंट्स को हम प्रोजेक्ट्स में देते हैं, उससे वो लोग टेक्निक सीख भी जाते हैं, गैलेक्सी मॉर्फोलॉजी समझ जाते हैं। और जैसा एक एक लड़की थी जो मेरे साथ एमएससी में अ, 1 महीने में ये काम, 1-2 महीने में एक काम करी थी ये प्रोजेक्ट का, और उसको इतना शौक आया कि वो बाद में अब पीएचडी वो डिफेंड करने वाली है। पीएचडी सबमिट भी हो गया ऑन गैलेक्सी मॉर्फोलॉजी। तो वो तो पहला स्टेज था जहाँ पर वो खाली आप तस्वीरों को, इमेजेस को देखकर आप क्लासिफाई कर रहे हैं ये है या ये है। फिर आपको इंटरेस्ट आता है कि ये क्यों अलग-अलग शेप के हैं, और इसको और हम किस तरह से, और कभी-कभी आप क्लियरली बोल नहीं पाते हैं कि ये स्पाइरल है या नहीं है। तो दे आर डिफरेंट टूल्स। तो आप एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे से तीसरे में जा सकते हैं, जहाँ पर आप फर्दर रिफाइन करते हैं। और देखते हैं कि एक और सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं गैलफिट, जिसमें आप गैलेक्टिक मॉर्फोलॉजी ज़्यादा टेक्निकली सीख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हैं। और जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर्स में बहुत अच्छे हैं, आजकल मशीन लर्निंग की बहुत बात हो रही है, तो ये लोग भी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हमारे थे जो थे बीटेक स्टूडेंट्स, लेकिन उनको इंटरेस्ट था एस्ट्रोनॉमी में। तो हमने देखा कि उनको उसी तरह से बिल्ड करें, तो उनको कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखने बताया कि किस तरह से आप मॉडल कर सकते हैं डायनेमिक्स ऑफ दिस, और किस तरह से, तो राइट। तो कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी हैं हमारे जो इंजीनियरिंग कर रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोगों को के पास तो नौकरी भी बहुत अच्छी थी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, टीसीएस में एक स्टूडेंट थी, और उसका दिल था एस्ट्रोनॉमी में। तो वो आई और हमारे साथ काम करी, और हमने देखा कि वो जावा प्रोग्रामिंग अच्छी जानती थी। तो उसको एन बॉडी सिमुलेशंस, गैलेक्सी डायनेमिक्स में लगाए, और फिर वो होते होते रॉचेस्टर चली गई, और पीएचडी कर कर वापस आई इंडिया में। और यहाँ पर वन ऑफ द लीडिंग ऑर्गेनाइज सेंटर्स है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, वहाँ पर वो पोस्ट डॉक करी वो। फिर अब फिर एरिस से वो चली गई है। उसी तरह और भी 2-3 एस्ट्रोनॉमी स्टूडेंट्स हैं जो बीटेक के थे, लेकिन वो एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी या तो कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो आपके इंक्लिनेशन के हिसाब से आपके स्ट्रेंथ क्या है, प्रोग्रामिंग में है या मशीन लर्निंग में है? तो क्योंकि मशीन लर्निंग भी अब बहुत, इतना सारा डेटा है, तो अगर आपको स्टार्स का स्पेक्ट्रा को क्लासिफाई करना है, तो आप ह्यूमनली बैठकर एक-एक देखकर करना तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप एक कोई एल्गोरिथम बनाकर बोल सके कि ये जी टाइप स्टार है, ये के है, ये ओ है या बी है, राइट? तो ये काम हो रहा है। गैलेक्सी मॉर्फोलॉजी में भी कर रहे हैं। तो या स्टार क्लस्टर्स जब पढ़ते हैं आप, तो आप अब एक रीजन की अगर आप तस्वीर ले रहे हैं, और वो जो फोरग्राउंड स्टार्स और बैकग्राउंड स्टार्स भी उसमें आ जाएंगे, तो आप किस तरह से बोलेंगे कि ये क्लस्टर्स के स्टार्स हैं या कहीं और के स्टार्स हैं, राइट? तो वो भी, उसमें भी मशीन लर्निंग टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कुछ कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो मशीन लर्निंग, वो एस्ट्रोनॉमी तो कभी किए नहीं थे, इंटरेस्ट था, तो उनको थोड़े बेसिक्स बताते हुए, प्रॉब्लम बताते हुए, उनका जो स्ट्रेंथ है उसको के साथ लिंक कर दें, तो फिर वो बहुत आगे निकल जाते हैं। बल्कि हम उनसे फिर सीखने लगते हैं वो टेक्निक्स, और दूसरी चीज़ों में लगाते हैं फिर।
जी 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 तो जो जी। तो तो हाँ, तो यही है, एक तो एक लेवल है बिल्कुल ही जनरल इंफॉर्मेशन नॉलेज, तो आप नेट से लेक्चर्स सिटी में कोई हो रहे हैं तो वो अटेंड करें, डिस्कस किए, जानें। दूसरी चीज़, खुद पार्टिसिपेट करिए इन ऑब्जर्वेशंस। तीसरा, डेटा जो अवेलेबल है नेट पर, यहाँ पर वहाँ पर, उसको एस्ट्रोनॉमिकल डेटा फ्रीली अवेलेबल है, हाई क्वालिटी डेटा, उसको एनालाइज करने के जो टूल्स भी जो हैं, वर्चुअल ऑब्जर्वेटरी टूल्स, ये सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग अगर दे दें तो वो लोग सीख लेते हैं, या फिर एमएससी कर कर पीएचडी में आ सकते हैं वाया फिजिक्स, मैथमेटिक्स। और कुछ जगह हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली एमएससी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में कम है। एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर है। पौंडीचेरी भी शुरू करने वाली थी शायद। तो अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें जानी कि एस्ट्रोनॉमी कैसे कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में मैथमेटिक्स के थ्रू कैसे जा सकते हैं, बीटेक के थ्रू कैसे जा सकते हैं। और अगर आपने कोई, आपके पास वो वाली डिग्रीज नहीं है, फिर भी आप एस्ट्रोनॉमी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सर, इंडिया में एस्ट्रोनॉमी का क्या अभी सिनेरियो है। और एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, लाइक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेस रिसर्च, इसरो। एक इसरो ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। और ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईए है, आयु का अभी आपने बताया, नादिका का सेटअप किया हुआ इंस्टीट्यूट है। और भी इंस्टीट्यूट्स में एस्ट्रोनॉमी थोड़ा थोड़ा होता रहता है। बट क्या हम एक वर्ल्ड लेवल का जो एस्ट्रोनॉमी है, क्या उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? क्या मतलब जो चीजें अभी एस्ट्रोनॉमी के जो जो एस्पेक्ट्स खुल के आ रहे हैं अभी, अभी कॉस्मोलॉजी के काफी सारे एस्पेक्ट्स खुल के आए, जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में अभी हम लोगों ने जाना। अभी एक ब्लैक होल का इमेज आया है। और भी कई तरह के रेगुलर बेसिस पे जो रिसर्च होते रहते हैं, इंडिया क्या उनमें कंट्रीब्यूट कर पाता है, और कर पाता है जो कितना कंट्रीब्यूट कर पाता है अभी के टाइम पे, और कितना ग्रो करने की हमें जरूरत है? जी। हाँ, बहुत कंट्रीब्यूशन है इंडियंस का इस चीज़ों में। वो जो ग्रेविटेशनल वेव्स की भी जो आप बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे कि इंडियंस का बहुत रोल रहा है। बहुत पूरे इंसेप्शन और उसमें हमारे साइंटिस्ट उसमें काम किए हैं। नॉट जस्ट इंडियन बॉर्न साइंटिस्ट जो अमेरिका में वहाँ हैं, बल्कि जो हिंदुस्तान में भी रह के काम कर रहे हैं। धुरेंद्र, प्रोफेसर धुरेंद्र जैसे थे, वो ग्रेव वेव्स में उसमें किए हैं। नार्लिकर साहब की जो बात की है ना, वो भी इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड कस्मोलॉजिस्ट, फ्रेड हॉयल के स्टूडेंट रहे हैं, और बिग बैंग की जो अल्टरनेटिव थ्योरी है उसमें भी उनका बहुत अहम रोल रहा है। और और इंडियंस मेगा प्रोजेक्ट्स कुछ है, जैसा कि एक बड़ा सा टेलीस्कोप बन रहा है, 30 मीटर टेलीस्कोप, टीएमटी, हम्म, राइट। तो जो हम तो बात कर रहे थे, जैसा यहाँ पीछे देखेंगे टेलीस्कोप्स हैं कुछ 2 मीटर एंड 6 इंचेस एंड 3 इंच टेलीस्कोप्स हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 30 मीटर, उसका जो मिरर है वो 30 मीटर। SKA है रेडियो टेलीस्कोप, स्क्वायर किलोमीटर एरे। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो कोई एक अकेला नेशन नहीं कर सकता है, जिसमें जो फंड्स हैं और एक्सपर्टीज़ का रिक्वायरमेंट है। इसलिए ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कई कंट्रीज जुड़कर काम कर रहे हैं, और कईयों में इंडियंस इन्वॉल्व हैं उसमें, राइट। तो 30 मीटर टेलीस्कोप में भी सॉफ्टवेयर और थोड़े, जैसा कि ये आप सोचिए कि इसका जो मिरर होगा वो एक फुटबॉल फील्ड के उतना बड़ा होगा। तो उतना बड़ा एक मिरर बनाना नामुमकिन है, इसीलिए कई हनीकॉम्ब छोटे छोटे 2-2 मीटर के बनाते हैं और उनको जोड़ देते हैं, राइट, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। और ये इस तरह रहना पड़ता है कि वो एक पैराबोलिक
उसमें रहे, ताकि जो लाइट आती है वो कन्वर्ज होना है उसके फीड पर। तो जब टेलीस्कोप को टर्न करते हैं तो वेट के हिसाब से ये मिरर में डिस्टॉर्शन आ सकता है, इसीलिए वो बैठते हैं कुछ कुशन्स पे और सेंसर्स पे, जो फिर ऑटो करेक्ट कर कर उसका शेप को मेंटेन करता है, राइट। तो उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बना रहा है, राइट। तो उसमें आईआईए इन्वॉल्व है, आयुका इन्वॉल्व है, टीचर्स इन्वॉल्व हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स के। और ये जब टेलीस्कोप स्टार्ट होगा तो इससे क्या काम किया जाएगा, साइंस इसके डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि जब डेटा आने लगेगा तो हमको अभी से तैयार होना पड़ता है इसके साइंस केसेस। तो इसके इंटरनेशनल टीम्स हैं जिसमें लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट। इसके अलावा जो हमारा जीएमआरटी जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप जो है पूना में, जीएमआरटी आप जानते होंगे ना, नारायण गांव में, वो इट्स अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, राइट। 40 मीटर के रेडियो डिशेस हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी करता है, और ये 40 मीटर्स का एक एक डिश जो एक्सटेंड होता है 25 किलोमीटर रेडियस में, इन एक वाई के शेप में, और बीच में और थोड़े डिशेस हैं। तो ये सारे के सारे रेडियो इंटरफेरोमेट्री करते हैं, और इट एक्ट्स लाइक अ सिंगल थिंग ऑफ 25 किलोमीटर्स डायमीटर, आप सोचिए, राइट। तो ये जो फैसिलिटी जो फ्रीक्वेंसीज पे वो काम कर रहा है, वो इट्स नोवेयर इन द वर्ल्ड, इंडिया, राइट। तो इसके कोलैबोरेशंस भी, इसीलिए वहाँ के बहुत से इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स होते हैं। वहाँ का ऑब्जर्वेशन टाइम बहुत से बाहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडियंस का कंट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल इज वेरी गुड, राइट। और कई ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स में उनका इन्वॉल्वमेंट है। और अब जैसा न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी भी बनने वाली है, और जैसा लाइगो यूएस में जो है ना, जहाँ से डिटेक्ट किए थे, उसी तरह एक इंडिया में भी लाइगो बनने इंडिया वाला है। एंड बनने वाला है। जी, लाइगो इंडिया। तो ये दीज आर वेरी सीरियस प्रोजेक्ट्स, और इंडियंस आर वेरी मच देयर। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स आर वेल रिस्पेक्टेड ऑल ओवर, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, राइट। और वही नहीं, जी हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जो यहाँ सीख कर जाते हैं ना, दे गो टू द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस देयर, दे वापस भी आते हैं वहाँ भी, जहाँ पर भी कंड्यूसिव, ब्रेन ड्रेन की बात नहीं है। द होल पूरी दुनिया अब एक एक है। आप जब आप वहाँ काम करते हैं, यहाँ करते हैं, वो कंट्रीब्यूशन हर जगह पहुँचता है। तो ऐसा है। और इसरो जैसा आप देखते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द 5 नेशंस जो मार्स को पहुंच चुका है और चांद को पहुंच चुका है, और वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर पूरा इसरो वो है, और उसके पीछे इंडियंस का ही कंट्रीब्यूशन और रोल है। जी तो जी जी। तो काफी सारी बातें सर हमने एस्ट्रोनॉमी के बारे में करी, और भी इंडियन एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी बात करी। थोड़ी सी जनरलाइज्ड बातें करते हैं, थोड़े पर्सनल सवालों पे आते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें वैसे करते हैं। सबसे पहले सर ये पूछना चाहूंगा, रॉकेटरी देखी है आपने अभी? कौन सा? रॉकेटरी मूवी। रॉकेटरी नहीं देखा मैं, सॉरी। ओके। रॉकेटरी, जी जी, क्या है, एक्चुअली नाम्बी नारायण सर है ना, जी इसरो के साइंटिस्ट थे, डॉक्टर जी। नाम्बी नारायण। तो उनकी लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है वो। रॉकेट मैन। रॉकेटरी। रॉकेट, अच्छा ठीक, सॉरी, नहीं मैं नहीं देखा हूँ। जी जी। मैं थोड़ा सा, आप बिलीव नहीं करेंगे, बीएससी में भी जब मैं था ग्रेजुएशन में, वो 3 साल में लोग कई फिल्म देख लेते हैं, मैं वो 3 साल में सिर्फ 2 फिल्म देखा था। तो मुझे फिल्मों का कुछ ज़्यादा शौक नहीं है। सर आपको और किन या चीजों का थोड़ा शौक सा, है, मतलब एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के अलावा?
मुझे कई चीज़ों का शौक है। मुझे जब सेहत ठीक थी, जवान था, तो मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, स्विमिंग बहुत करता था। तो यूनिवर्सिटी के लिए खेला हूँ मैं फुटबॉल, और कॉलेज के लिए खेला हूँ। और इसके अलावा मुझे पेंटिंग का शौक है। तो पहले पेंट करता था, अब तो कम कर दिया हूँ, लेकिन हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में बहुत अ, पढ़ता हूँ। तो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है वन इम्प्रेशनिस्ट स्कूल और पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट स्कूल का। राइट। तो ये बेसिकली। तो स्पोर्ट्स में एक ज़माने में क्रिकेट का शौक था, लेकिन फिर जब क्रिकेट के स्कैंडल शुरू हुए तो उसमें मेरा दिल ऊब गया। आ, क्योंकि और इतना हाइप बन जाता है यहाँ पर कि वो गेम तो लोग देखते नहीं है, एक पेट्रियाटिज्म का टेस्ट बन जाता है। खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। एक ज़माना था जब आप बगैर कोई हिचकिचाहट के वेस्ट इंडियन क्रिकेटर की तारीफ करते थे। और लेकिन आजकल जो हो गया है ना, एक नेशनलिज्म के साथ जो जुड़ गया है, तो वो क्रिकेट का मज़ा चला गया है, और बहुत ही कमर्शियल हो गया है, बहुत ही कमर्शियल। तो वैसे फुटबॉल का शौक है, फुटबॉल देखता हूँ मैं। और जी। और किस तरह के खाने जो है सर वो आपको पसंद आते हैं? खाने का शौक है सर आपको कि मतलब या हाँ, जो बहुत मिल जाए? बहुत। अब देखिए, अब मैं हूँ ही इतना मोटा, तो खाने का भी शौक है और पकाने का भी शौक है। क्या बात तो है सर। तो जी। क्या 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 डिश है वो जो मतलब आप कभी भी खाना पसंद करते हैं? अब हैदराबादी होते हुए बिरयानी, हलीम, कबाब, ये खास, बल्कि मैं एक्चुअली मैं हर खाना शौक से खाता हूँ। बहुत ही वेजिटेरियन खाना भी बहुत शौक से। अम, गुजराती, जिसमें मीठा और खट्टा होता है, वो भी ऊंधियू, और ये सब भी शौक से खाऊंगा मैं। और अम, कबाब और हलीम भी शौक से। चाइनीज़ भी तो। और इसीलिए मुझे कभी, जब मैं रूस गया था पढ़ने के लिए, तो मुझे पहले दिन से ही खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अ, तो वो यूरोपियन खाना भी, सैलड्स और सूप्स और उनकी ब्लैक ब्रेड और चीज़, जिसमें से बहुत बदबू आती है लेकिन मज़े की होती है, वो भी खा सकता हूँ। जो ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को टाइम लगता है उसकी आदत करने का। बस रश फ्रेंच चीज़ होती है, इतनी गंदी बू होती है उसमें से, लेकिन बहुत ही मज़े की। तो वो आदत है हर चीज़ खाने की। और जी हाँ। जी जी। तो एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में जब मैं प्रिया मैम से भी बात कर लूंगा तो आप लोगों को साथ बैठ के जो है उसके साथ जो है वो बात करने में मजा आएगा। एक सवाल जो ऐसा है कि आप दोनों ही एस्ट्रोनॉमी करते हैं तो घर का माहौल कैसा होता है? मतलब ऐसे कभी होता है कि आज कहीं वेकेशन पे चले गए टेलीस्कोप लेके और कुछ इस तरीके का माहौल? हाँ, तो हम लोग साथ मिलकर बहुत काम करते हैं। अ, एक तो आउटरीच का भी बहुत करते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पे। 6 क्लास से 8 क्लास के ग्रुप्स बनाकर हम कुछ एस्ट्रोनॉमी बेस्ड एक्टिविटी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के साथ, उनके सिलेबस के साथ जोड़कर वर्कशॉप्स करते हैं। फिर 9th 10th के स्टूडेंट्स के साथ, और उसी तरह से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ भी, या टीचर्स के साथ भी हम लोग कैंप्स करते हैं। और उसके लिए कई बार हम गाड़ी में हमारे टेलीस्कोप्स डालकर जाते हैं। तो कभी जमीकुंटा चले जाते हैं जो वरंगल के पास है, तो कभी कहीं अ, और या तो शहर के बाहर कोई जो पोल्यूशन फ्री जगह है वहाँ पर। अ, तो ये एक्टिविटी या बिल्डिंग में ही बच्चों को जमा कर कर छत पर
कभी कंजंक्शन या कुछ हो रहा है तो ये करते हैं। तो उसके अलावा सीरियसली भी हम लोग काम करते हैं, और साथ पब्लिश भी किए हैं हम। तो क्योंकि प्रिया ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर है और मैं थ्योरेटिकल मैथ्स साइड हूँ, तो हम साथ मिलकर काम करते हैं। वो ऑब्जर्वेशंस और ये थ्योरी मिलकर हम काम करते हैं। जी तो जी जी। जी, इस तो बारे में घर में भी, डिटेल में, हाँ, जी हाँ, जब साथ डिटेल, बात करेंगे जब होंगे। जी डिटेल में बात करेंगे तो सर कुछ बुक्स के रिकमेंडेशन अगर आप जनता को देना चाहें कि किस तरह की बुक्स जो है वो पढ़ सकते हैं जो एस्ट्रोनॉमी में एंथुजियास्ट हैं, या फिर साइंस फिक्शन की कुछ किताबें जो आप रेकमेंड करना चाहें। जी, तो साइंस फिक्शन का तो अनबीटन हीरो जो है वो है आसिमोव, आइजैक आसिमोव। वो वो बहुत ही ब्रिलियंट है, और आप देखेंगे कि वो कई लोगों को, कई राइटर्स को इन्फ्लुएंस किया है। तो आसिमोव बहुत अच्छा है। आ, इसके अलावा मैथमेटिक्स, ये आजकल के नए भी जो हैं, प्रॉब्लम्स विद फिजिक्स, अलग अलग जो मैथ, गामों के बुक्स हैं, या कुछ क्लासिकल बुक्स हैं जो फिलॉसफी ऑफ साइंस के बुक्स हैं। आर्थर कॉसलर का स्लीप वॉकर्स बोलकर है, अगर हिस्ट्री ऑफ साइंस और बेसिकली हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी को लेकर जाता है। आर्थर क्रॉसलर की एक बहुत पुरानी किताब है कॉल्ड द स्लीप वॉकर्स। या नए मॉडर्न एक फायरबेंड है, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स का फायरबेंड, बट लेकिन ये सीरियस किताबें हैं। फिर जॉर्ज जोसेफ बोलकर एक इंडियन राइटर है जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को कवर करता है 2-3 बुक्स में, उसकी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। और जूल्स वर्न, एच.जी. वेल्स, ये तो मशहूर है ना। ये है, हाँ, और अगर कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ना चाह रहा है जनरल लेवल पर, जो जो जनरल इसको समझे, जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी जो आप बोले ना स्टीफन हॉकिंग की, वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम भी बहुत पॉपुलर है। लेकिन बेसिकली वो लोगों को थोड़ा सा कभी गलत इंप्रेशन देती है कि हैंड वेविंग आर्ग्यूमेंट से सब काम चलता है। वो जो 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 कॉन्सेप्ट्स और जो चीज़ें वहाँ लिखे हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिज़िक्स और मैथ्स जानना चाहिए। लेकिन कोई हर्ज नहीं, पढ़ना अच्छा है। अ, फिर और कौन सा बोलना चाह रहा था, हाँ, तो एक किताब है जिसका नाम है फिजिकल यूनिवर्स बाय फ्रैंक शू। ये अच्छी किताब है जो एस्ट्रोनॉमी के बेसिक्स, जो जो चीज़ें चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम से लेकर बेसिक थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्सी, स्टार सेलर एवोल्यूशन, ये बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है इन ये फिजिकल यूनिवर्स बाय फ्रैंक शो। और इसके अलावा फिजिक्स के लिए बहुत अच्छे बुक्स जो हैं, वो है फाइनमैन लेक्चर्स। फाइनमैन लेक्चर्स हैं, 3 वॉल्यूम्स में रिलीज हुए हैं, इंडियन एडिशन में भी। तो ये स्कूल लेवल बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जो हमारे इंटरमीडिएट में डिग्री फर्स्ट ईयर में है। तो वो बहुत ही इनफॉर्मली, वो फाइनमैन भी बहुत इंटरेस्टिंग फिजिसिस्ट था। और कार्ल सेगन का भी नाम बोला हूँ ना, कार्ल सेगन के बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत एसेज हैं ऑन एस्ट्रोनॉमी। और उसकी किताब जो कॉस्मॉस है वो बहुत अच्छी है। और कॉस्मॉस का जो सीरियल है, टेली सीरियल, वो बहुत अच्छा है। वो नेट पर भी आपको ये मिल सकते हैं उसके एपिसोड्स। तो बीबीसी का सीरियल है 13 एपिसोड्स का, वो ज़रूर देखना चाहिए। बल्कि हम
स्टूडेंट्स के लिए हर थर्ड सैटरडे को यूनिवर्सिटी में दिखाते थे और बैठकर देखते भी थे। तो कॉस्मॉस बहुत अच्छा सीरियल है। कॉस्मॉस से पहले एक और सीरियल हुआ करता था जब मैं छोटा था, जो देखा करता था, वो था ब्रनाउस्की का अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइंस बाय ब्रनाउस्की। ब्रनाउस्की की किताब भी है, बहुत पुरानी है। वो भी 13 एपिसोड की का सीरीज है। वो साइंस, ओवरऑल साइंस का है। और फिर बाद में सेम पैटर्न पर कॉस्मॉस बनाया गया, जिसमें ब्रीफ हिस्ट्री, ये कॉस्मॉस, और फिर न्यू कॉस्मॉस भी जो टाइसन का है ना, नील माइक। डिग्री टाइसन। जी जी जी। तो लेकिन वो वो मैंने 13 देखा है। एपिसोड। जी। वो वो मैं 2014 उसके। में एयर हुआ था। जी हर वेडनेसडे उसके एपिसोड्स आते थे। जी जी जी। तो कॉस्मॉस के हर संडे, जो कार्ल सेगन का था, वो हर संडे आया करता था, तो हम वो खास बैठकर देखते थे। हाँ हाँ हाँ। आता संडे को था, मैं रिपीटर देखता था। हाँ मुझे अब याद है, मैं रिपीटर देखता था वेडनेसडे को। जी 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 वो दोपहर में 3 बजे आता था, मैं स्कूल से आके देखता था उसको, इसलिए जी मुझे वेडनेसडे का याद है। जी। तो कैसा लगा आपको वो? बढ़िया था सर। जो मतलब जिस जी तरह से वो बताते हैं ना कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे हो रही हैं, देन उसके बाद एक पहले तो उन्होंने एक पैटर्न बताया था कि यूनिवर्स को अगर एक कैलेंडर में बांट दें, मतलब एक यूनिवर्स की एज को कैलेंडर में बांट दें, तो किस तरह जी से पूरे उसमें जी। हमारे क्या क्या टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई हैं, और इंसान कब करेक्ट। आए हैं, कि लास्ट सेकंड पे अगर क्लासिक। हाँ, या लास्ट सेकंड पे या। इंसान आए हैं। तो वो जी सारी चीजें बहुत फैसिनेटिंग थी। देन उसके बाद उन्होंने काफी सारी चीजें बताई कि न्यूट्रिनोज क्या होते हैं, न्यूट्रिनोज को कैसे ऑब्जर्व किया। तो वो बहुत 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 सारी चीजें जो बताई, तो उसमें मजा आया। ब्रूनो की एक कहानी बताई थी उन्होंने। कोपरनिकस के बाद ब्रूनो एक थे जो जी जी फिलोसोफर थे। तो वो जो है मतलब वो उस तरह की किताबें पढ़ना शुरू करते थे कि वो मल्टीवर्स की थ्योरी का कुछ एक था कि जो अर्थ यहाँ है वही अर्थ कहीं और है। वो कुछ 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 इस तरीके की चीजें जो बताते थे, बहुत फैसिनेटिंग लगता था। जी। वहां से वो मैंने मतलब एस्ट्रोनॉमी में मेरा इंटरेस्ट जो है एकदम ठोस डेवलप हुआ था। उससे पहले भी था एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट, बट वहां से ठोस एकदम जो है कि हाँ ये मतलब बढ़िया चीज है, मजा आएगा इसको पढ़ने वो कॉस्मिक कैलेंडर का कॉस्मॉस में भी था, कार्ल सेगन का। आप देखा है आपने कार्ल सेगन का कॉस्मॉस में। नहीं अभी सीरियल? नहीं देखा, नहीं मैं नहीं, देखूंगा। वो देखना जरूरी है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं देखता बहुत हूँ अभी, अच्छा है शायद वो। जी। किसी किसी न किसी ओटीटी पे तो होगा वो। हाँ, नेट पर यूट्यूब में उसमें आपको मिल जाएंगे एपिसोड्स। 13 एपिसोड्स हैं। तो या तो आप उसको खरीद भी सकते हैं ऑनलाइन। कॉस्मोस उसका 13 एपिसोड्स का है। बहुत अच्छे है, बहुत। और ऑब्वियसली अब के जो जो बना है ना, उसमें तो और मॉडर्न हो गया है, तो एनिमेशन और भी बेहतर होगा। लेकिन वो देखना ज़रूरी है, आप ज़रूर देखिए। बल्कि सभी को मैं एडवाइस करूँगा कि कार्ल सेगन का कॉस्मोस। अभी मैं बुक तो मंगवाऊंगा उनकी, और बुक भी पढ़ूंगा। आजकल जी थोड़ा बुक पढ़ेंगे कि मतलब अभी एक किताब है मैं पढ़ रहा हूँ उसको, तो वो खत्म करने के बाद मैं ये वाली किताब पे जी। जाऊंगा फिर। टेड चैंग के भी कुछ अच्छे साइंस फिक्शन स्टोरीज हैं। टेड चैंग, ये नए मॉडर्न काफ़ी अच्छे हैं, आप देखिए। और अब आप एकदम जो पूछ रहे हैं, तो मेरे पीछे ही किताबें हैं कई, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे नाम ऑथर्स के। या तो मैं लिख कर भेजूंगा आपको। जी जी। जी आप मेरे को जी। लिख कर ठीक। भेजिएगा, मैं ऑडियंस को अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा सारी किताबों के बारे जी ठीक। में। जी जी जी। ठीक है। तो सर, इस एपिसोड को खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, बट अभी के लिए इसको यहाँ पर जो है वो साइन ऑफ करते हैं। एक एडवाइस के साथ, जो कोई एडवाइस आप देना चाहें स्टूडेंट्स को, एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट को। बस एडवाइस ये है कि
बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है और उसको वो इंटरेस्ट को बढ़ाना चाहिए, और सिर्फ इंटरेस्ट रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन उसके तरफ आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो जब कोई बोलता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो दूसरा सवाल, आप क्या कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन से लेक्चर सुन रहे हैं, किस तरह से उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं आगे, राइट। तो आपको वो कल्टीवेट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और लाइक माइंडेड पीपल, लोगों का अगर आप ग्रुप बना लेंगे तो उसके साथ एक रेगुलर एक्टिविटी करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जी और किताबों को तो इस्तेमाल करना चाहिए, वो राइट। आपको किसी दूसरे के दिमाग में झांकने का, समझने का एक मौका देते हैं, विच टेक्स यू अक्रॉस टाइम एंड स्पेस एंड कल्चर्स एंड एपोक्स। तो और किताब पढ़ने की हैबिट बुढ़ापे में भी आपको साथ आएगी। एक स्टेज के बाद हम फुटबॉल नहीं खेल सकेंगे और शायद पेंटिंग नहीं कर सकेंगे, लेकिन बैठ के किताब तो पढ़ सकेंगे या सुन सकेंगे कम से कम। तो जी वो एक हैबिट है जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रहती है। ये जी। वैसे तो मेरे दिमाग में मैं भी कुछ साइंस फिक्शन स्टोरीज हैं, जब मैं लिखूंगा तो मैं आपको भेजूंगा। ज़रूर जी। जी जी। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, अपना टाइम देने के लिए। और आज इस समय पॉसिबल हो पाया, कल सर को काम है। जी और कल प्रिया मैम के साथ भी हमको पॉडकास्ट करना था, बट अभी के लिए मैं उनको बोलूंगा कि अभी इस वीक रहने देते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीक आराम से बैठ के 1-2 घंटा बैठ के बात करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, एंड थैंक बहुत मजा आया सर आपके थैंक साथ बात करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मोमेंट्स रिलीव किए। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मैं अपनी स्टोरी थोड़ी थोड़ी सुन रहा हूँ, क्योंकि सीरीज को देख के वहां से इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तारों को देख के वो सारी चीजें मतलब एक काइंड ऑफ ऐसे एक नॉस्टैल्जिया टाइप दे रही थी मेरे को। तो उसमें बहुत 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 मजा आया, और बहुत अच्छी तरीके से आपने स्टूडेंट्स को काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करी। तो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ओवर, और अच्छा लगा आपसे बात करना।